नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज हेल्दी इंडिया में बात होगी आंखों की। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आंखों की एक आम समस्या बन गया है। तो अगले 1 घंटे में हम इससे जुड़ी समस्याओं पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। साथ ही आप भी हमें फोन कर सकते हैं, फोन लाइंस के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं और सवाल पूछ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या लैपटॉप स्क्रीन के सामने समय बिताने, पढ़ते समय एक खास दूरी का ध्यान न रखने, घर या ऑफिस की चारदीवारी में जीवन सीमित होने, शारीरिक तौर पर कम सक्रिय होने, जंक फूड्स खाने, सिगरेट और शराब का सेवन करने और प्राकृतिक वातावरण में समय नहीं बिताने के कारण आज इंसान को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मायोपिया भी उन्हीं में से एक है। WHO के मुताबिक मायोपिया के मामले पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इतना ही नहीं, शोध के मुताबिक ये आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 5 अरब तक हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि मायोपिया आखिर है क्या। दरअसल मायोपिया को निकटदर्शिता और निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। ये आंखों को प्रभावित करने वाली एक सामान्य बीमारी है। इससे पीड़ित मरीज को पास की चीजें साफ लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती है। मायोपिया होने पर आंख की पुतली यानी कि आई बॉल का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण जब रोशनी आंखों में प्रवेश करती है तो रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय रेटिना से थोड़ा आगे केंद्रित हो जाती है। नतीजतन दृष्टि धुंधली हो जाती है। मायोपिया की स्थिति गंभीर होने पर मोतियाबिंद और ग्लूकोमा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आमतौर पर मायोपिया काफी धीमी गति से विकसित होता है, लेकिन बच्चों में ये काफी तेजी से बढ़ता है। खराब जीवन शैली, आई बॉल की लंबाई बढ़ना, कॉर्निया का बेहद सुडौल हो जाना। मायोपिया आनुवांशिक हो सकता है। शराब और सिगरेट का सेवन करना, प्राकृतिक रोशनी में कम से कम समय बिताना, टीवी, मोबाइल या लैपटॉप के सामने अधिक समय बिताना, पढ़ते या स्क्रीन पर कुछ देखते समय आवश्यक दूरी का ध्यान न रखना, दूर की चीजें धुंधली दिखाई देना, बार बार पलक झपकना, आंखों को अक्सर मलते रहना, टीवी देखने के लिए टीवी के करीब बैठना, किताबों को पढ़ते समय बहुत करीब से देखना, आंखों पर अधिक दबाव पड़ने के कारण सिर में दर्द होना, गाड़ी चलाते समय परेशानी होना, खासकर रात के समय, साफ साफ देखने के लिए आंखों को तिरछा करना या आंखों को कुछ हद तक बंद करना। साफ साफ देखने के लिए आंखों को तिरछा करना या आंखों को कुछ हद तक बंद करना। मायोपिया का इलाज कई तरह से किया जाता है। इसमें नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल हैं। मायोपिया के लिए चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। वहीं इसका सर्जिकल इलाज लेसिक के द्वारा भी किया जा सकता है। न्यूज इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं मायोपिया को लेकर और क्या इसके कारण है और किन वजहों से ये होता है, क्या निदान है, तमाम बातों का आज हम डिस्कशन करेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौरभ चौधरी डायरेक्टर हैं आई केयर हॉस्पिटल के, साथ ही डॉक्टर सतीश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई सर्जन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर।
तो सबसे पहले तो कारण हम समझना चाहेंगे डॉक्टर सतीश, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मायोपिया आज एक आम बीमारी हो गई है। आंखों की सबसे कॉमन समस्या जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका सामना कर रहे हैं। क्या वजह होती है, किस वजह से मायोपिया होता है? मायोपिया जो है वो एक तो बहुत कॉमन हो गई है और आजकल और भी ज़्यादा कॉमन हो गई है। जी। क्योंकि एक तो आनुवंशिक वाली बात है, जो फादर मदर को हुआ तो बच्चों को भी हो जाती है। और दूसरी, आप जो आजकल का जो ज़माना है, जो लैपटॉप और मोबाइल से इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिल्कुल कि सर, ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीधा रुख करेंगे हम जलपाईगुड़ी का, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी ने भी तय कर लिया है कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी मजबूत केंद्र सरकार होगी, उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा। फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। बीजेपी सरकार ने G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी। मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है। धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड, एनजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां, नए अवसर बनेंगे। हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। एटाई तो विकसित भारतेर संकल्पो। और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। यहां जो लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैदान छोटा पड़ गया है। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। और ये उत्साह, उमंग, शायद ऐसी सभा, इतना विराट दृश्य, ये तो बहुत बड़े आशीर्वाद है आपके। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7
मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी परिवार माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली, पानी, गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एसटी परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान एसटी परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी एसटी वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश एसटी परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है और मोदी ने बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं वो अब दौरे पर हैं, विपक्ष को लेकर लगातार निशाने साध रहे हैं। एक बार फिर से आते हैं हेल्दी इंडिया पर और बात करते हैं आपकी सेहत की। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान लगातार बने हुए डॉक्टर सौरभ एंड डॉक्टर सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी से हम पूछ रहे थे कि मायोपिया के कारण क्या है। सर बताइए, क्या जेनेटिकली इस पर कितना असर पड़ता है मायोपिया में? जेनेटिकली तो स्पेशली जब दोनों फादर मदर दोनों अगर मायोपिक हैं तब तो बच्चे के मायोपिक होने के ज़्यादा चांस होते हैं जी। और लेकिन अगर वन मदर या फादर और मदर, वन इज मायोपिक द अदर इज नॉट, तो 50-50 चांसेस आर देयर। बच्चों में आता है, नहीं आता है। बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी सेंसेस। अब if the eyeball is a bit longer during I mean it is when the child is in the mother's womb, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसके आई बॉल थोड़े बड़े हो गए, लंबे हो गए मेरा मतलब, तो क्या होता है वो बाद में वो रेटिना पे सब फोकस नहीं हो पाता, तो उसके लिए फिर चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो चश्मे की दवा तब वो रेटिना पे आ जाता है।
तो इसलिए मायोपिया को करेक्ट करने के लिए चश्मा लेना पड़ता है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर तरुण अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, आई सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। और हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुना से। अभिषेक जी अपना सवाल पूछिए। अभिषेक अपना सवाल पूछिए आप। रहा था मेरी आई साइट है, मेरा नंबर है आवाज नहीं आ 10, रही। दोनों आंखों का 9.5 और 10, और मेरा ऑपरेशन की मना कर दिया डॉक्टर जी। और कॉर्निया की जांच वगैरह सब करा लिए, बट ऑपरेशन की मना कर दी है। बोले कि अब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेजर ऑपरेशन। ठीक है। डॉक्टर सौरभ, आपने सुना होगा इनका सवाल। 9 से 10 का नंबर ये बता रहे हैं, मायोपिक है। देखिए, जितना हाई नंबर होता है उतना लेज़र करना हमारे लिए मुश्किल होता है। वो इसलिए क्योंकि लेज़र के दौरान हम पुतली को पतला करते हैं। हमारे पास एक लिमिट से ज़्यादा जी। स्ट्रेंथ रखने के लिए उस लिमिट से ज़्यादा हम उसको पतला नहीं कर सकते। तो इस कारण लेज़र ऑपरेशन नहीं हो सकता। बट इसके अलावा और चॉइस भी है। इस चॉइस को हम ICL कहते हैं, या इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस है, जहाँ एक पतला कॉन्टैक्ट लेंस की तरह होता है जो आँख के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वो ऑप्शन भी है आपके पास, और अगर आप चाहें तो किसी डॉक्टर के पास जाके चेक करवा के अगर आप उस चीज़ के लिए फिट हैं तो वो करवा सकते हैं। लेकिन अभिषेक कह रहे हैं कि लेजर सर्जरी जो है वो मना कर दी है। लेज़र सर्जरी डेफिनेटली मना कर दिया गया, और वो मैंने ही कहा कि लेज़र सर्जरी काफ़ी सारे पेशेंट्स हाई नंबर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन जो है वो है ICL, एक और तरीके का ऑपरेशन है जिसके अंदर हम लेंस आँख में बिठा देते हैं। ठीक है अभिषेक जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सौरभ, यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये भी है कि कुछ फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं मायोपिया होने के, इसके अलावा और कौन से कारणों को आप समझते हैं कि बड़े प्रमुख कारण है? कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पास से देख रहे हैं, या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये भी वजह हो सकती है मायोपिक होने की? डेफिनेटली जो हमारी आंखें हैं जो इवॉल्व की हैं, जो आदमी जब बने थे देवर करंटली मैन हंट, वो हंटर्स थे, मतलब दूर की नज़र हमारी प्रोमिनेंट होती है। बट धीरे धीरे हम पास का भी काम करने लगे और हमारी इवॉल्वमेंट हुई, तो हम थोड़ा बहुत पास का काम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा दूर का ही रख सकते हैं। अब सिचुएशन यहाँ है कि जब कोई मसल्स अपनी नॉर्मल काम से ज़रा डिफरेंटली काम कर रही हैं तो वो एक स्टेटस में चली जाती हैं जहाँ पे उनकी टोनिसिटी बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाता है तो वो मसल खिंच के रह जाती है और रिलैक्स नहीं कर पाती, इसीलिए वो माइनस नंबर आना शुरू होता है। और स्पेशली उनमें जो कि शुरू से ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम और ज़्यादा पास का पढ़ते हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि इंडिया में द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट, बट द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन यंगर पॉपुलेशन इज मायोपिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम भी नहीं है उनको मायोपिया है। उनको यही नहीं मालूम कि साफ क्या होता है। जब उनको मालूम ही नहीं साफ देखना क्या होता है तो उन्होंने देखा ही नहीं कभी साफ, तो कभी भी देखेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ठीक टाइम पे एक बच्चे को चेक किया जाए और उसको चश्मा ठीक टाइम पे दिया जाए ताकि उसकी आइज़ लेजी ना हो। जी, और ये कैसे पता लगाया जाएगा? डॉक्टर तरुण आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बता रहे हैं डॉक्टर सौरभ कि सही समय पर अगर आपको पता चल जाए कि मायोपिक है बच्चे की आई और उसे चश्मा लग जाए, क्योंकि कई बार होता है छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं चश्मा लगा हुआ है और ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, नंबर धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो पता कैसे चले सर इस चीज़ के लिए? जी डॉक्टर तरुण, मेरा सवाल आपसे सर। तरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमें नहीं, मैं डॉक्टर संजीव हूँ। जी ठीक है डॉक्टर संजीव, आप बताइए। जी मैडम, एक सवाल फिर से पूछें। जी मेरा सवाल ये है कि अगर छोटे बच्चों को इस तरह की समस्या होती है, जैसे कि डॉक्टर सौरभ भी बता रहे हैं कि सही समय पर अगर पता लग जाए तो इस चीज़ को सही किया जा सकता है, लेकिन कई बार छोटे बच्चों की जांच नहीं हो पाती, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए और क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए? जी मैम, इसके लिए पहले पेरेंट्स को और टीचर्स को दोनों को कुछ सिम्टम्स चाहिए, कुछ साइन पता होना चाहिए कि जो बच्चे को या इस तरह की प्रॉब्लम्स का कुछ साइन है, जैसे फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, आई स्ट्रेन, टिल्टिंग ऑफ द हेड टू वन साइड, एंड मैडम जैसे वो फोकस नहीं कर पाता है, रीडिंग में फोकस नहीं कर पा रहा है। यदि ये सब सिम्टम्स टीचर्स को, पेरेंट्स को पता है तो उनको एक रेगुलर आई
चेकअप होगा, और यदि ठीक टाइम पे आई चेकअप हो जाता है, उनको रिफ्रैक्टिव एयर करेक्ट हो जाता है, तो इनका ये सब प्रॉब्लम से काफी निजात पाया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर सतीश, क्या सिर्फ चश्मा लगाना ही इसका एकमात्र उपाय है? नहीं, सिर्फ चश्मा नहीं, इससे 2-3 तरीके हैं। जैसे अभी बताया गया कि लेज़र के द्वारा भी होता है, क्योंकि एक्चुअली कॉर्निया क्या है, 0.5 मिलीमीटर थिकनेस इन द सेंटर जी। एंड 1 मिलीमीटर ऑन द पेरिफेरी। लेकिन 0.5 मिलीमीटर थिकनेस जो है, अब इट शुड बी टोटली स्फेरिकल। मान लिया अगर कहीं ऊंचा उठा हुआ है, कहीं दबा हुआ है, तो यू हैव टू मेक इट आई मीन स्फेरिकल। सो फॉर दैट हम लोग आजकल जो 0.5 मिलीमीटर है, दैट इज डिवाइडेड इन थाउजेंड्स ऑफ स्पेसेस। तो हम लोग इसी से ये लेज़र के लिए इट कैन बी डन बाय लेज़र। पहले डायमंड नाइफ से करते थे, डायमंड नाइफ से। ठीक है। तो बट दैट वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि मान लिया 0.5 मिलीमीटर है, अगर 0.4 तक पहुंच गए तो जरा सा भी कहीं ऊपर नीचे चोट लगी तो पूरी आई बेकार हो सकती बिल्कुल। थी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ कॉलर है, एक बार फिर से बता देते हैं। नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे फादर हैं, 55 एज है, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, 26-7 ईयर से उनको डायबिटीज है। बार बार इंजेक्शन लगवाने के बाद भी ब्लड आ जाता है, कुछ टाइम में ही शुगर कंट्रोल लेती है उसके बाद भी। तो ये ब्लड का कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट है क्या आने का? सर, आपको सवाल समझ में आया है? हाँ, बट ये मायोपिया के रिगार्डिंग नहीं है, बट नहीं, मैं हाँ। आंसर ये कर सकता हूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी का। जी जी, बताइए सर। अच्छा, सो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी आंख है उसके अंदर खून की नलियां थोड़ी मोटी होकर उसमें खून आने लगता है। अच्छा। एक बारी जब ये शुरू हो जाता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। अब पहले तो लेज़र होता था जिसके साथ हम रेटिना को कुछ ट्रीट करते थे, बट वो इफेक्टिव नहीं होता था, और हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बट डायबिटिक रेटिनोपैथी की अपनी स्टेजेस भी हैं कि पहले शुरू में अगर ये होता है, वहाँ लिक्विड इकट्ठा हो रहा है, तो जैसे इन्होंने बताया कि इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। अब इंजेक्शन एक बार ही लगाते हैं, वो पीछे रेटिना को सुखा तो देता है, लेकिन ये प्रोसेस फिर चलता रहता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि हम अब तो डायबिटीज़ कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ये बार बार क्यों हो रहा है। अब इसका कारण ये है कि मैं आपको उन पेशेंट्स को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि लेट अस सपोज मेरे पास एक प्लास्टिक का बैग है, उसमें मैं हर रोज़ 5 किलो सब्जी लाता हूँ, बट एक दिन मैंने 7 किलो डाल दिया। मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो खिंच गया है, बट अगले दिन मैंने कहा कि मैं 5 किलो से ही ज़्यादा नहीं डालूंगा, लेकिन कि वो खिंच चुका है, अब 5 किलो भी नहीं उठाएगा। सो इससे अच्छा कि हम उस स्टेज में पहुँचें जहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी आए, हमें उसको पहले ही पकड़ के जल्दी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ पहले पकड़ के डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना। जी। तो सबसे मेन कारण ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द लॉन्जिविटी ऑफ डायबिटीज। मतलब जिसको 10-15 साल की डायबिटीज हो गई, उसको मोर चांसेस हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, और जिसका अनकंट्रोल्ड है तो वो तो और भी ज्यादा चांसेस हैं। सो कंट्रोल में रखना इज द मेजर जी। प्रिवेंशन मेथड। ठीक है सर। डॉक्टर सतीश, और जिस तरह से सर बता रहे हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्या हम इसे मायोपिक कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो मायोपिया से छुटकारा पाना चाह रहा है लेज़र के थ्रू या फिर किसी और सर्जरी के थ्रू, तो क्या ये संभव हो पाएगा या फिर उसमें ये बाधा होगी? नहीं, संभव तो हो ही जाएगा। तो ये एक मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये गांव में आज ये जनरली ये रहता है कि देखिए ये पुराना घी खाए हुए हैं, 90 इयर्स के हो गए हैं और अभी भी ये रामायण पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये पुराना घी खाए हुए हैं और ये सब का। एक्चुअली ही इज़ मायोपिक। वो नज़दीक इसलिए पढ़ ले रहे हैं बगैर चश्मा के, लेकिन दूर से कौन आ रहा है वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस का वो उनको विजन जो वो नहीं है। लेकिन गांव में या ऐसे लोग सोचते हैं कि ये पुराना इनका खाया हुआ और ये सब ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये बहुत बड़ा ये दे शुड नो कि मायोपिया क्या है। तो मायोपिया इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यू शुड गेट इट चेकड अप एट द राइट टाइम। और जैसे बताया अभी डॉक्टर साहब ने भी कि राइट टाइम में अगर आप डायबिटिक कंट्रोल कर लोगे तो फिर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम
आपसे कंट्रोल में आ जाएगा, अदरवाइज तो फिर इसका कोई अंत ही नहीं है। तो मैं एक बिल्कुल। चीज कहना चाहूंगा यहाँ जी, पर कि जी। जो लाजिक होता है, ये लाजिक सिर्फ उन्हीं आंखों में करना चाहिए जो एकदम स्वस्थ है, क्योंकि ये हम लाइट की बात कर रहे हैं जो आंख के ठीक अंदर है। जाके एक पॉइंट फोकस बना रहा है पर्दे के ऊपर। अब जब पर्दा ही स्वस्थ नहीं है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, तो मेरे हिसाब से ऑपरेशन नहीं होना नहीं चाहिए करना चाहिए, उन ठीक पेशेंट का। है। संभव सर, तो है। और जानेंगे सर इस थेरेपी के बारे में, लेसिक टेक्निक के बारे में। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मायोपिया आंखों की, यानी आंखें किस तरह से दूर का देखना कम कर देती हैं और किस तरह से इसे रोका जाए। हमारे साथ गेस्ट का तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर सतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे आखिर अगर किसी को मायोपिया हो गया है तो उसके बाद क्या किया जाए और किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्या जीवन शैली होनी चाहिए? मायोपिया का डाइट से बहुत ज़्यादा रिलेशंस नहीं है। बेटर है कि गुड रिफ्रैक्टिव करेक्शन होना चाहिए, और यदि हाई मायोपिया है तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी जो है पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है या करेक्शंस नहीं हो रहा है तो लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी पे जा सकते हैं। जी। डाइट में ऑलवेज बेसिक डाइट, मतलब हेल्दी डाइट लेना है, जैसे जिंक होनी चाहिए उसमें, और सेलेनियम बिल्कुल, होनी चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि विटामिन ए अगर आप अपनी डाइट में भरपूर रखेंगे डॉक्टर सतीश तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि लोग अगर अपनी आंखों का, अपनी सेहत का जो ध्यान है रखेंगे, विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आंखें स्वस्थ रहती हैं। पहले ये धारणा थी, आप इसे कितना सही मानते हैं? नहीं, विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग विटामिन ए प्रिस्क्राइब भी करते हैं, और लेकिन जैसे हमने अगर कहा किसी को विटामिन ए खाने के लिए, तो क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाती है, इसलिए इसको बार बार, जैसे एक बार अगर खिला दिया, 30 कैप्सूल्स के आते हैं जैसे विटामिन ए के, तो एक बार जो खिला दिया तो दैट लास्ट फॉर 6 मंथ्स। ये बार बार नहीं, जैसे विटामिन बी और सी जो है, आप कितना भी खाइए, इट कम्स आउट विद द यूरिन, बॉडी में नहीं रहता। लेकिन विटामिन ए जो है ये बॉडी में रहता है, इसलिए आप विटामिन ए जब भी लीजिए तो यू शुड बी अंडर डॉक्टर्स डायरेक्शन, बिकॉज इसमें एक्सेस जो होने पे भी ये दिक्कत होती है। और विटामिन ए के लिए अगर एक्सेस हो जाए तो विटामिन ए के लिए तो देखिए, पपीता वगैरह जो है, पपीता, गाजर वगैरह, ये सब लोग खाते रहते हैं, पपीता, गाजर आपने कहा, और साल भर खाते हैं जो हमें दिखता है। हाँ। तो क्या अगर ये एक्सेस में हो जाए तो किस तरीके का उससे एक्सेस नहीं होगा, उससे एक्सेस नहीं होगा, मल्टीविटामिन से होगा। हाँ, अगर नहीं, विटामिन ए कैप्सूल्स अगर सिर्फ खा रही हैं, विटामिन ए कैप्सूल्स अलग से जो आती है 50,000 उसकी, भाई अब जो एक कैप्सूल जो 50,000 के हैं, तो वो आप अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर उससे थोड़ा नुकसान है। अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड फॉर आई हेल्थ। जी, मैं इधर ऐड करना चाहूँगा कि ये नहीं है कि ये ठीक कर सकते हैं इसको। अब ये कहें कि जी इसको मायोपिया विटामिन ए दे, ठीक हो जाएगा, सो ये क्योंकि हमने देखा है जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स खासतौर से इस बात को कहते हैं, चलिए बड़े जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि आपको अब ग्लासेस पहनने हैं, लेकिन छोटों में ये होती है कि कोई गुंजाइश हो ताकि बच्चों को चश्मा ना लगे। साथ ही सर ये भी मैं जानना चाहूँगी सौरभ जी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जब कोविड के दौरान कहीं ना कहीं बच्चों को सारी स्टडीज़ उन्हें ऑनलाइन करनी पड़ी, उसके बाद आंखों के चश्मे ज़्यादा बढ़ गए, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक पैंडेमिक जो हुआ उसके बाद हमने पैंडेमिक मायोपिया का देखा है। इसका ये मतलब है कि हमारे जो वॉक इन पेशेंट्स हैं उनमें जो प्रोफाइल था पेशेंट्स का, जो यंगर पेशेंट्स थे, उनको जो हमने चश्मे प्रिस्क्राइब करने शुरू हुए वो बहुत ज़्यादा हो गए। बिल्कुल। सिर्फ पैंडेमिक में सर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, नवीन अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम ए डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट और मेरी एज है 70। लेफ्ट आई में कैटरेक्ट बताया गया है, लेकिन लेफ्ट आई थोड़ी कम खुलती है, पूरी नहीं खुलती। ये कैसे कितने 50 से 60% खुलती है जी। तो उससे कुछ ट्रीटमेंट है हमारे पास?
हाँ, लेफ्ट आई खुलती नहीं है, 70 इयर्स इनकी एज है और कैटरेक्ट है। कैटरैक्ट और जो ड्रूपिंग ऑफ द आई है, जो आंख नहीं खुल रही है, जिसको टोसिस कहते हैं, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। अच्छा जी। एक अलग चीज है और दूसरी अलग चीज है। जब जी सर। हमारे मरीज हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले आप ये टोसिस लिड का सर्जरी करवा लीजिएगा, उसके बाद हम कैटरैक्ट की सर्जरी करेंगे, राइट। अब ये जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि दो अलग कंडीशन है, आंख एक है, बट इनका कोई कोरिलेशन नहीं है और दोनों के अलग ट्रीटमेंट है। जी ठीक है, तो सर हम बात कर रहे थे कि कोविड के बाद किस तरह से बच्चों की आंखों पर असर पड़ा है। जी। बच्चे जो हैं, बच्चे हमारे पास अब ज़्यादा आने लगे हैं और क्योंकि उनका नियर वर्क इतना ज़्यादा हो गया है और इन बच्चों को माइनस नंबर बहुत आ रहा है, माइनस नंबर जो मायोपिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड इन द रेंज के पहले लेट अस सपोज 100 बच्चों में हमारे पास 40 ऐसे थे जिनको नंबर है, अब 100 में से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको नंबर की ज़रूरत है। सो इतना चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोविड के अलावा ये भी देखा गया है, और आप भी जाएंगे, कभी कभी आप रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और बच्चा रो रहा होता है तो सबसे पहले चीज़ पेरेंट्स करते हैं उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं जिससे बच्चे खेल सकते हैं, अपनी कोई कार्टून देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे बच्चे शुरू से ही स्क्रीन की आदत में जा रहे हैं और शुरू से ही उनका मायोपिया बढ़ सकता है। बिल्कुल, और स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। ऐसे में सर, अगर जैसे टीवी देखना हम पहले भी कहते थे बच्चों के लिए, या हमारे दौर में भी जब हम टीवी देखा करते तो हमें पेरेंट्स मना करते थे कि टीवी पास से मत देखो और ज़्यादा मत देखो, लेकिन क्या अब ये मानते हैं कि मोबाइल से बेहतर तो टीवी ही है? कम से कम आपके पास की जो आई की हेल्थ है वो ख़राब नहीं हो रही है? हाँ, ये बहुत सही कहा आपने, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन होता है ना, टीवी का जैसे 10 फीट कम से कम मेंटेन रहे तो उससे आँख पे जोर नहीं पड़ते। और लेकिन जो सबसे बड़ी आजकल वो जो देखे हैं बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली जाड़ों के दिन में रजाई के अंदर वो मोबाइल ले करके 12-1 बजे रात बिल्कुल, तक। ये बहुत बड़ी समस्या है सर, इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, नवनीत बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इनका मेरे पिताजी का प्रॉब्लम है आँख में। जी बताइए। आँख वो देख नहीं पा रहे हैं, 1 मीटर से दूरी तक भी नहीं वो देख पा रहे हैं अभी। क्या उम्र हो गई उनकी? इनकी 52 उम्र है। हाँ, तो वैसे लेंस इनका वही क्या उनको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है? हाँ जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज है इनका। डायबिटीज़ है, हाँ, तो इसमें थोड़े कम उम्र में ये जल्दी हो जाता है, कैटरेक्ट डेवलप हुआ होगा तो वो तो एक बार चेक कराना पड़ेगा उनको। आप आई सर्जन के पास आप जाइए और उनका चेक कराइए। अगर कैटरेक्ट है तो उसको अगर ब्लड प्रेशर भी हाई है तो ये दोनों चेक करा करके उसका इलाज हो जाएगा और ऑपरेशन भी हो जाएगा, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है इनका। हैं? ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाँ, तो ये 2 रीज़न की वजह से जल्दी हो जाता है ना, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, बट बिना यहाँ पर बैठे बैठे बिना हमें मालूम नहीं है आंख में क्या चल रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कैटरैक्ट है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, खून आ गया है, वेन को ऑक्लूड कर गई है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और यहाँ बैठे बैठे हम आपको एडवाइस दें कि ये कर लीजिएगा, बहुत ही गड़बड़ वाली एडवाइस है। चेक कराना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाके चेक करवाइएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है। जी पूछिए नवनीत जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, ओके। ठीक है, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सौरभ, लगातार हम ये अब जब बात कर रहे हैं कि आंखों का चेकअप रेगुलर होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि 40 के पार भी कैटरेक्ट की समस्या हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि ईयरली चेकअप किया जाए 35 के बाद या 30 के बाद? क्या एज आप निर्धारित करेंगे इसके लिए? 40 बेसिकली 40 के बाद ईयरली चेकअप करना चाहिए, एंड स्पेशली उनको जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ग्लोकोमा है, मतलब उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को ग्लोकोमा था, प्लस जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर्स हैं, उन सब का एक रूटीन चेकअप ईयरली होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम यह है कि वो आंख के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू होती है पेशेंट को नहीं मालूम पड़ता कि वो शुरू होती है, जब तक उसकी विजन बहुत गिर नहीं जाती। और उस टाइम यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, तो क्या उसके लिए किया जाए? अगर कोई हम जैसा कोई जाता है डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए, हमें नहीं पता हमें क्या है, तो वो किस तरह का चेकअप हमें देंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि, या कोई एक पूरा सेटअप है कि आपके 5 टेस्ट हैं आंखों के जो आपको कराने हैं?
तो इसके लिए कुछ है क्या? देखिए ये जो है हमारे अस्पताल में हर एक पेशेंट जो अंदर आता है हम उसकी डायलिटेशन करते हैं। इसका मतलब है पुतली फैला के रेटिना चेक करते ही करते हैं। जी। बहुत सारे पेशेंट्स उसके अंदर से सही होते हैं, बाहर जाते हैं कहते हैं कि जी मालूम नहीं बेकार में हमारा टेस्ट क्यों कर दिया। तो हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे उसके लिए, बट उनका टाइम वेस्ट हुआ है। बट उनको ये जानना जरूरी है कि जब हमने डायलेट किया है, उनका पर्दा चेक किया है और उनको बोला है कुछ नहीं है, तो वो भी उसका महत्व है कुछ। सो इट इज मतलब नॉट क्या आप कि ये कह रहे हैं कि डायलेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है जिसको चेक किया जाता है और उसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। क्या रेटिना बात है? रेटिना और ग्लोकोमा। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बताइए आपका सवाल क्या है? रेटिना गिर गया पता चले। जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। रेटिना गिरता है तो कैसे पता करे? रेटिना जो पर्दा रहता है गिर रहा है तो कैसे पता होगा? सर ये क्या समस्या है, रेटिना गिरता है तो पता कैसे चले? गिरता रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अच्छा। तो रेटिनल डिटैचमेंट है कि पर्दा जो हमारा है रेटिना वो हमारे आई बॉल के साथ फिक्स्ड होता है पीछे। अब ये जब इससे हट जाएगा तो उसको बोलते हैं रेटिना गिर गया या रेटिनल डिटैचमेंट हो गई। अब ये ज्यादा मायोपिक पेशेंट्स में होता है, हमने ये देखा है। चोट के बाद भी हो सकता है और अदर कंडीशंस में भी होता है काफी। ये इंटरनली होता होगा। आंख के अंदर रेटिना है, बाहर आई बॉल है। सो ये आई बॉल के साथ जो रेटिना चिपका हुआ है ये अलग हो जाता है, तो हमारी दृष्टि चली जाती है इससे। तो और बहुत सारे पेशेंट्स टिपिकल ये कंप्लेन करते हैं, उनको लगता है कि धीरे धीरे करके कुछ घंटों में पर्दा आ गया आंख के आगे, क्योंकि एक साइड से रेटिना हटना शुरू हुआ और वो बीच में से भी हट गया। और कई पेशेंट जो जल्दी आ जाते हैं वो कहते हैं कि जी ऊपर वाला मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है या नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो वाला पार्ट रेटिना का डिटैच हो गया, बाकी लगा हुआ है। तो ये पता कैसे लगाया जाएगा? मैंने कहा रूटीन चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनको माइनस नंबर है, क्योंकि हमारे को ये देखना है कि पर्दे के पीछे कोई वीक स्पॉट तो नहीं बन रहे हैं। यानी मायोपिया इतनी बड़ी समस्या है। जिसका भी -6 से ऊपर है उसका रेटिनल डिटैचमेंट की चांसेस आर 50% मोर देन एनीबॉडी एल्स। सो किसी को मायोपिया है उसके चांसेस रेटिनल डिटैचमेंट के बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू समबडी जिसको नहीं। यानी एक एज के बाद हमें इसको और गंभीरता से लेना होगा। डॉक्टर संजीव आप क्या मानते हैं कि वाकई एक एज अगर किसी की हो जाती है, हमें लगता है कि ठीक है मायोपिया ही तो है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन आज हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं इसके बहुत घातक परिणाम हैं। जी मैम, मायोपिया में भी पैथोलॉजिकल मायोपिया होते हैं जो उसमें तो अर्ली एज मतलब बिफोर 40 ही रेटिना डिटैचमेंट के चांस होते हैं। ऐसे एज यूजुअल जो है मायोपिया वाले कंडीशंस में आरडी के चांस ज्यादा हैं। तो ऐसे वाले पेशेंट में उनको फ्रीक्वेंट आई सर्जन आई डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और डिटेल्स फंडस एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, के अग्रवाल जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अग्रवाल जी बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो शी इज अबाउट 14 ईयर, शी इज इन युगांडा। जी हेलो जी सुन पा रहे हैं, बताइए। अच्छा आप सुन पा रहे हैं? तो उसको जब वो 5-6 महीने की थी तो उसी टाइम से उसकी आंखों की दोनों की ही वो रोशनी चली गई। जी जो हमें बताया गया वो ये बताया गया कि ये जब पैदा हुई उस टाइम पे ओवर ऑक्सीजन या अंडर ऑक्सीजन की वजह से जो है ये हालत हुई है और अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जी क्या बताएंगे सर? इस कंडीशन को हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे थोड़ी जेस्टेशन एज मतलब जो अपने 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं उनकी ये और उनको ऑक्सीजन दी जाती है निकू में मतलब न्यूनेटल आईसीयू के अंदर। सो उनके चांसेस और उनका बर्थ वेट कम होता है, उनके चांसेस बहुत होते हैं कि उनको आरओपी मतलब रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो जाए। हमारे अस्पताल में हमारे 5 रेटिना के डॉक्टर्स हैं और हर रोज एटलीस्ट 4 हॉस्पिटल्स में हम जाके रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की स्क्रीनिंग करते हैं। हर एक बच्चे को ये चेक किया जाता है कि अगर वो प्रीमेच्योर है तो कहीं उसको ये कंडीशन तो नहीं हो रही, और अगर हमने उसको टाइम से पकड़ लिया तो हम लेजर करते हैं उसका, और आजकल तो इंजेक्शंस भी हैं जो बच्चे को दे सकते हैं। अब इनकी कंडीशन में जैसे ये बोल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल की एक सबसे पुरानी एम्प्लॉई है, उनकी बेटी को भी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है। अब वो टोटल ब्लाइंड है क्योंकि वो लड़की जब पैदा हुई थी उसको निको में न्यूनेटल आईसीयू से बाहर ही नहीं छोड़ा गया और उन्होंने डॉक्टर्स ने पीडियाट्रिशियंस ने ध्यान ही नहीं दिया उसका, क्योंकि वो बच्चे की जान बचाने में लगे हुए थे। और अल्टीमेटली जब वो इस हालत में थी हमारे पास आई, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक बच्चा जो कि पैदा हो रहा है, जो कि जेस्टेशनल एज से कम है, जो कि एक बर्थ वेट से कम है और जिसको ऑक्सीजन दी गई है,
उसको टाइम से स्क्रीन किया जाए। इनफैक्ट पहले 2 हफ्ते में आफ्टर बर्थ डायलेट करके पर्दा चेक किया जाए, और अगर आरओपी है, अगर रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी है तो लेजर किया जाए और इंजेक्शन दिया जाए। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, श्रीनिवास मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास जी बताइए आपका सवाल क्या है। हेलो जी बताइए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है बताइए। अच्छा मैम, ऐसा है मेरा एज है 70 ईयर्स है और मुझे कोई डायबिटीज नहीं है। मेरे आंख में एज रिलेटेड रेटिनल डिजीज हुआ है, जिससे कि छोटी लेटर्स को हम देखने में असमर्थ हैं। तो वो क्या इसको लिए करना चाहिए? जी डॉक्टर सतीश आप बताइए। हाँ, नहीं, सबसे पहले मैंने बताया गया कि ये इसका रेटिना चेकअप बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 2-3 कारण हो सकते हैं ना, तो वो देख करके, जब आपने कहा डायबिटीज़ नहीं है तो ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह का तो देखना भी ज़रूरी है, और बाकी उनकी जो पूरी फैमिली हिस्ट्री प्लस उनके आई कंडीशन, चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, अगर मायोपिक हैं तो उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होगा। तो ये बिना चेक किए तो कहना मुश्किल है। सर जो आप बात कर रहे हैं वो ARMD की बात कर रहे हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, एक पर्टिकुलर एज के बाद आती है, जिसके अंदर जो नॉर्मल हमारा रेटिना होता है उसके अंदर वो सेल्स मरने लगते हैं। जैसे काफ़ी चीज़ों के अंदर एक एज होती है, वैसे ही रेटिना सेल्स की कई लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर एज होती है और वो मरने लगते हैं। जब वो मरने लगते हैं तो वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और उसके लिए इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। जैसे हमारे एक किसी कॉलर ने बताया कि उनको बार इंजेक्शंस लगे थे डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, ऐसे ही ये CNVM जो बनता है, जो वास्कुलर मेम्ब्रेन बनती है इसके अंदर, उसके लिए भी इंजेक्शन देने पड़ते हैं हमारे को, जो कि महीने में एक बार ही लगते हैं और 3 लोडिंग डोजेज होती हैं, और इसके बाद ज़रूरत पड़े तो वो रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट के लिए आपको एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ जाना जरूरी है, ताकि वो इंजेक्शन लगा। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संजीव बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था जी, जैसे आई साइट के बारे में ना, मैं पिछले 15 से 20 साल हो गए मुझे। जी बताइए। तो मेरा सवाल यही है ना मैम कि मैं 15-20 साल से जो है मेरी एक ही नंबर चल रहा है चश्मे का ना, माइनस का। ठीक है। मैं चश्मे बहुत कम यूज करता हूँ, तो इसका कोई निराकरण हो सकता है मैडम? ठीक है, डॉक्टर संजीव से पूछ लेते हैं। अच्छा। सर आपने सवाल सुन लिया होगा। संजीव नाम के एक कॉलर है, वो पूछ रहे हैं कि उन्हें 15-20 साल से चश्मा लगा हुआ है, नंबर एक ही है, क्या इसका कोई निराकरण है? क्या कुछ ऑप्शन है उनके पास? नंबर 1 है, मतलब पावर फिक्स हो चुका है, तो वो लेजर सर्जरी करवा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी जी। ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा कांटेक्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका प्रोफेशन क्या है, वर्किंग आवर कितना है स्क्रीन टाइम पे। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, तो जो इनका सवाल था कि अगर ये चश्मा पहनते नहीं, इनका छोटा नंबर है, और अब अगर इनकी एज 20 से ऊपर हो गई है और चश्मे के बगैर इनका काम चल रहा है और अभी यंग है, तो ये चला सकते हैं। ये नहीं है कि जरूरी है चश्मा। तो इनका सवाल जो मेरे को समझ में आया, वो कह रहे हैं मेरा एक छोटा नंबर है जो कि चेंज नहीं हो रहा, क्या मेरे को चश्मा पहनना जरूरी है? जरूरी नहीं है इस एज में, तो चेक होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये परेशानी हो सकती है, नंबर बढ़ सकता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये एक एज जब निकल गई, बच्चों में हम कहेंगे कि इसका नंबर है कि जरूर चश्मा पहनेगा, बट एक पर्टिकुलर एज के बाद पेशेंट के ऊपर है। अगर इतना छोटा सा नंबर है कि उसको जरूरत ही नहीं, तो जरूरत जी। सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए सूर्य प्रकाश जी क्या सवाल है आपका? मैंने आई चेक कराई थी, तो मेरे को डॉक्टर ने 2 साल पहले बताया था कि आपके आंख में कैटरेक्ट है। मेरी उम्र है 78 जी। तो लेकिन मेरे को तो चश्मे से बड़ा क्लियर नजर आता है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ठीक है, सौरभ जी समझ पाए आप? मैं कैटरेक्ट के बारे में ये बताना चाहूंगा कि कैटरेक्ट एक बीमारी नहीं है, राइट? जैसे बाल सफेद होने हैं, वैसे कैटरेक्ट सबको आना ही आना है। और मेरी प्रैक्टिस, मेरे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कैटरेक्ट सर्जरी कराने के लिए आते हैं। उनको हमारे को आसान है बताना कि आप ऑपरेशन करा लीजिएगा, बल्कि ये बताना कि नहीं, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका माइंड बना हुआ होता है कि ऑपरेशन कराना है। इसका ये मतलब है, जब तक आपकी जो नजर है आपका साथ दे रही है,
आपको दिक्कत नहीं कर रही तब तक आप काम चला सकते हैं जी। लेकिन हमारे को इस दौरान जब हम ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं 6 महीने में एक बारी आंख चेक जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कैटरैक्ट अनट्रीटेड रहा तो आगे चल के उसके भी थोड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो 2 कंडीशंस है, एक या पेशेंट को प्रॉब्लम हो या डॉक्टर देखे कि नहीं जी कैटरैक्ट हार्ड हो रहा है, कैटरैक्ट से ग्लोकोमा आ रहा है, कैटरैक्ट से और कोई डिजीज आ रही है, तब ऑपरेशन करना। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, पूनम है हमारे साथ नोएडा से। पूनम जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए। डॉक्टर साहब मेरी एज जो है वो 57 इयर्स है। 57 इयर्स मेरी एज है। मेरे को आईज जो है उसमें से ठीक से क्लियर विजन नहीं है, मेरी डबल इमेज जैसे है वो दिखाई देता है। आंखों में ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की सी पड़ी हुई है। जी ठीक है, तो आप क्या जानना चाहती हैं? क्लियर विजन नहीं है तो आपको क्या समस्या है? मेरे को लेना चाहिए, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैंने दिखाया था डॉक्टर को तो वो बोल रहे थे कि आपका भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो गया है। जी डॉक्टर सौरभ बताइए सर। सिर्फ बहुत ही मेरे लिए वेग क्वेश्चन है यहाँ बैठे बैठे ये बताना कि क्या प्रॉब्लम है, डबल दिख रहा है, क्या हो सकता है? हाँ। डबल दिखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। छोटा स्क्विंट भैंगापन हो सकता है, कैटरैक्ट डेवलप होना हो सकता है, और अगर दो चीजें कैटरैक्ट की वजह से दिखाई दे रही हैं तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है। नहीं, अब वो मुझे मालूम नहीं है कि डॉक्टर ने किस कारण मना किया है, राइट। सो मैंने यही कहा कि जब तक हम देखें ना, हम बता नहीं पाएंगे इनको कि एग्जैक्टली क्या करना है इनको आगे। सो इनको हम यहाँ बैठे बैठे एक राय दें वो ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर सतीश आपको कुछ ऐड करना है? ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महादेव पांडे गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महादेव जी अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, ये हम लड़का है 5 साल की उम्र है, तो उसको भी मतलब दूर से थोड़ा कम दिखता है। डॉक्टर को दिखाया गया तो -1 बता रहे हैं चश्मा लगाने के लिए, और उनके पिता को भी -6 तक है उनकी, मतलब अनुवांशिक के हिसाब से भी हो सकता है। तो अभी बचपन में इस हिसाब से कुछ किया जा सकता है कि चश्मा न लगे आगे या रुक जाए, कम रहे? कितना साल बताया आपने? 5 साल बताया। 5 साल। हाँ, तो वो चश्मा लगाना शुरू कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे जितना सही टाइम पे लगेगा तो वो ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं हो पाएगा। वो एज के हिसाब से जो होता है वो तो होगा ही, लेकिन उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाते हैं, राइट टाइम पे लगाने से वो बड़े होने पे काफ़ी वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए कोई शर्म की बात नहीं है। वो -1 अगर है तो उनको लगाएं। मेरी डॉटर को मैंने 1.5 साल में चश्मा लगाया था और वो 18 साल की है, अभी तक वो चश्मा लगाती है और उसका छोटा नंबर था। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, और मायोपिया बीमारी नहीं है एक तरीके से, ये एक चेंज है थोड़ा। उनकी बात में जैसे मतलब अभी कम एज में कुछ किया जा सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो यही जानना चाह रहे हैं कि डाइट करके हम नंबर खत्म कर दें। नहीं, आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल जरूरी और कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप आगे पीछे दाएं बाएं देखेंगे तो आप चश्मा इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके चक्कर में, और उसके चक्कर में बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा। सर ये देखिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों से जुड़ी ही आ रही है। हो सकता है कुछ केसेस में ये होता है कि जैसा आपने बताया, छोटा सा बच्चा है, 1-2 साल का है, फोन आपने हाथ में दे दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे कब आंखें खराब हो गई हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। किस तरह से स्क्रीन टाइमिंग बच्चे का बढ़ा ये भी नहीं समझ पा रहे। दूसरा ये कि डॉक्टर सौरभ, पहले जैसे प्रेगनेंसी हो रही है किसी विमेन की, तो उस दौरान उससे ये प्रिकॉशन ज़रूर लेने चाहिए कि आंखों का किस तरह से फीटस का ध्यान रखा जाए, ये भी अब कहीं ना कहीं उस शेड्यूल में होना चाहिए। सिर्फ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि हमारे इस देश के अंदर एक पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं, सिर्फ कोई बीमार होता है तभी डॉक्टर के पास जाता है। और हमारे यहाँ पे एक बड़े अच्छे खासे जो कि अफोर्ड भी कर सकता है, उसके भी उसके अंदर एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो सिमिलरली जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो वो कोई प्रिवेंटिव चेकअप्स नहीं होते हैं। माँ के तो होते हैं, लेकिन फीटस के अल्ट्रासाउंड हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें काफ़ी कुछ और होता है। और शायद अल्ट्रासाउंड में आईज की क्या कुछ हेल्थ है वो नहीं समझ में आता। बिल्कुल वो बहुत मुश्किल है पकड़ना, क्योंकि आईज बहुत धीरे डेवलप करती हैं, और जब वो डेवलप कर रही होती हैं तो वो उसके अंदर वो पूरी नहीं बनी हुई होती। तो जब बच्चा पैदा भी होता है उसके कुछ चीज़ें बाद में बनती है, स्पेशली जो नोज के अंदर जो एक पाथवे जाता है जिसमें पानी निकलता है, तो ये सारी चीज़ें एज के पैदा होने के बाद भी डेवलपमेंट होती रहती है। सो ये ज़रूरी है कि कुछ
एक और भी कुछ मार्कर्स हैं जो कि हमारे को प्रेगनेंसी में चेक करने चाहिए, जिसकी वजह से हम बता सकें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, अपना सवाल पूछिए। लगता हमारा संपर्क टूट गया है। और जिस तरह से आज हमने जाना कि किस तरह से माइपिया की कंडीशन होती है, कैसे ध्यान रखा जाए और क्या किया जाना चाहिए, सिर्फ एक लाइन में डॉक्टर सौरभ आप क्या कहेंगे इसके लिए? प्रिवेंशन मतलब लुक एट द चाइल्ड, जितनी जल्दी देखो उसको अच्छा और ट्रीट करो और आगे पीछे नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अल्टरनेटिव मेडिसिन काम कर सकते हैं, करिएगा, बट साथ में चश्मा जरूर पहने। सबसे जरूरी तो ये होता है कि अगर छोटा बच्चा भी है तो लोग इसको शर्माते हैं कि इस उम्र में कैसे चश्मा लगाएं, अभी इस उम्र में लगा रहा है तो बाद में क्या होगा। मतलब चश्मे को लेके जो धारणा है उससे उबरें और कोशिश करें कि अपनी आंखों की सेहत का पूरा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। थैंक यू।